ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा नगर निगम बजट सत्र 2018-19 को लेकर निगम सभागार में बैठक हुई। बैठक काफी हंगामेदार होने से घंटों बहस चलती रही। इस दौरान सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक हर घर नल से जल योजना, चापाकल, पौधारोपण, अतिक्रमण सहित कई एजेंडों पर चर्चा हुई। सबसे पहले स्मार्ट सिटी के लिए जितना भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। ठीक है, ये सब मैडम की राय, हमें नहीं, आपकी अपनी सोच होनी चाहिए। लेकिन आपने नहीं सोची तो अभी हम बोलने का कोशिश किया। 96 जमीन में इसमें सब आदमी का विचार करना होगा कि 96 जमीन नगर निगम की इतनी संपत्ति है, इसका कोई अंत नहीं है। जो चाहेगा वो बना सकता है। लेकिन आज के लिए आज अति रखने के लिए लोग परेशान है। जमीन खरीदारी हो रही है, नगर निगम की बहुत जमीन बहुत है। यहाँ विचार ध्यान नहीं, कोशिश कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, पूरी ये कीजिए, कॉल किया जाता कोई काम के बाद के काम में ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। कम से कम सूरत तो बदलिए, इसकी सच्चाई तो दिखाइए। बोलने से सूरत नहीं बदलती। लहरियासराय गुदरी बाजार का मुडको द्वारा एक बार प्लानिंग किया गया था। हम लोगों का उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया गया था, उसका नक्शा बना करके ला करके दिखलाया गया था। उसको हम लोग पारित भी कर दिए थे।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ तो हम लोग को आज तक नहीं मालूम है। बुडको ने उसको टेकअप किया था लहरिया साहब गुजरी के मार्केट का, उसका नक्शा उक्सा भी बनाया था, लाके दिखलाया भी था, वो पारित भी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद 3-4 साल हो गए, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो हमारा प्रस्ताव होगा कि बजट में अमेंडमेंट करते हुए लहरिया साहब गुजरी के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान निर्माण के लिए किया जाए मार्केट का, और उसमें मार्केट बनवाया। तो आमदनी नहीं हो पाती है। नेम 1975 में नेव पड़ा था मार्केट का, लेकिन आज तक वो मार्केट बन नहीं पाया 75 में नेव पड़ने के बाद। तो इसलिए उसका प्रावधान करके आप बुडको से बात करके जो उसका नक्शा बना था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका फॉलोअप करके उसका प्रावधान किया जाए। दूसरी बात आई है वृद्धाश्रम की। वृद्धाश्रम के लिए भी 50 लाख रुपए का प्रावधान किया जाए। सोहन जी ने जमीन के लिए कहा था, इनके यहाँ चक्कर पर जमीन है, उसके लिए यह तय हुआ था कि सीओ दरभंगा से एनओसी मांगा जाएगा उस जमीन का। अगर एनओसी मिल जाएगी तो उस पर निर्माण कराया जाएगा। इन्होंने कहा था कि हम एनओसी दिलवा देंगे, लेकिन उस पर आगे कोई फर्दर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए वृद्धाश्रम का निर्माण नहीं हुआ। तीसरी बात है जो टाउन हॉल का जीर्णोद्धार नोएडा के एक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, 50 लाख रुपया उसमें खर्च करेगा। उसकी शिकायत बार बार रहती है कि लोग उसको तंग करते हैं, अगल बगल के लोग वहां आते हैं, वहां जुआरी नशेड़ी लोगों का अड्डा हो गया है। तो बनने के बाद भी उसकी अव्यवस्था रहेगी तो आपको उसके कोई फायदा नहीं मिलने वाला है शहर को। इसलिए उसमें कम से कम 2 गार्ड रखा जाए जो दिन रात वहां रहे और उसकी पहरेदारी करे। विधान पार्षद अर्जुन सतमी जी, सशक्त स्थायी समिति के सदस्यगण, पार्षदगण, नगर आयुक्त एवं अन्य पदाधिकारी, इसके पहले हम लोग पानी के लिए स्पेशल बैठक की थी और हम लोग के साथ साथ पूरा देश उस समय गमगीन था, क्योंकि एक बड़ी आतंकवादी घटना हुई थी देश में। और हम लोगों ने उस दिन इतनी महत्वपूर्ण बैठक को श्रद्धांजलि सभा के बाद स्थगित कर दिया था। और आज हम लोग प्रसन्न हैं जिसके लिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। 42 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, उसका बदला हिंदुस्तान ने दिया है। और 42 की जगह 420 आतंकवादियों को मारा है। उसके लिए आज हम लोग अपने वीर सैनिकों को, विशेषकर वायु सैनिकों को और हमारे देश के जवान सैनिकों को बधाई देते हैं और इस देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने इतना कड़ा निर्णय लिया और दुश्मन देश में घुसकर 40 के बदले 400 लोगों को जो है मारा। और अब कोई भी देश भारत पर आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर सकता। आज हमारा देश इतना मजबूत है, जो हमारे इधर आंख दिखाएगा उसमें हमारे सैनिक उसका आंख निकालने का काम करेंगे। इसलिए उसको हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिवस बनाया था और हर लोग को आज गौरव है। आज हम लोग गौरव गान और गौरव गाथा करते हैं। आज के इस बजट बैठक में जो बजट बना है वो ठीक है, लेकिन एक मेरा सुझाव होगा, मैं बराबर हर बैठकों में यह करता हूं कि दरभंगा शहर की जनता भी टैक्स देती है और जो रजिस्ट्री ऑफिस उसके माध्यम से भी दरभंगा शहर की जनता बड़ा टैक्स नगर निगम, राज्य सरकार और भारत सरकार बड़ी धनराशि खर्च। और मैं कोई ऐसा बात नहीं कि यह बोल रहा तभी बोल रहा हूं, इसके पिछले बोलने लगा कि जो नगर निगम का जो आमदनी है, चाहे वह जनता के टैक्स का हो, चाहे रजिस्ट्री ऑफिस के टैक्स का हो, उसका अलग से बजट में जो है 3-4 पन्ना होना चाहिए। चाहे 12 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़ नगर निगम को अपनी आमदनी है, वो क्या क्या चीज में खर्च हुआ, ये 2-3 पन्ने में जरूर नजर आना चाहिए। 2019 और 20 की बजट की बैठक हम लोग की बोर्ड की बैठक पास किया गया है। हम लोग बजट की बैठक पास किए हैं, सर्वसम्मति से ये बैठक संपन्न हुई। इसमें 427 करोड़ की बजट थी, ये सबकी सहमति से पास हो गई है। और हम लोग जो नए नगर आयुक्त जी आए हैं और सारे वार्ड काउंसिलर पदाधिकारी सब मिलके हम लोग ने इसको, विधायक जी सारे के पास
जो अर्जुन साहनी जी भी थे, सबकी सहमति से ये पास हुआ है। तो हम लोग को कुछ सुझाव दिए गए हैं, अर्जुन साहनी जी ने दिया है, पूजा मंडल ने भी दिया है और कुछ वार्ड काउंसलर ने भी दिया है कि आगे हम लोग को किस तरीक़ा से थोड़ा काम करना चाहिए जिससे हम लोग और अच्छा हम लोग को लाभ मिल सके। हम लोग उस पर अमल करेंगे और आगे ध्यान देंगे कि हम लोग किस तरीक़े से अच्छा से काम करें, जो दरभंगा शहर का नाम हो उसके हिसाब से हम लोग स्मार्ट सिटी में इसको लाएं। स्मार्ट सिटी में लाने का प्रावधान ये है कि हम लोग को पॉइंट मिलते हैं, पॉइंट के हिसाब से अगर हम लोग सफाई करें और सारे वार्ड काउंसलर जागरूक हो जाएं तभी ये काम हो पाएगा। तो इससे हम लोग ये उम्मीद करते हैं और सारे वार्ड पार्षद से हम लोग का रिक्वेस्ट रहेगा कि सब वार्ड पार्षद सिर्फ मेयर पे उंगली या विधायक पे या किसी कहने से, विधायक के या किसी के कहने से कोई बात का ज़्यादा जोर दे के बातें नहीं करें। जैसे सब शहर में जितने पार्षदगण हैं और नगरायुक्त जी हैं, सब मिलकर जैसे काम करें वैसे ही काम करें तो ज़्यादा अच्छा आपका शहर बन सकता है और स्मार्ट सिटी में शायद इसका भी नाम आ जाए। आज मुजफ्फरपुर में या जो भी स्मार्ट सिटी में पिछले साल जो रखा गया था वो अभी तक अपने दरभंगा शहर से भी गंदा शहर है, लेकिन उसको स्मार्ट सिटी बना दिया सिर्फ 2-3 पॉइंट के चलते। एक वहाँ क्या है कि सफाई करके और उसको डस्टबिन किया जाता है, जो कचरा जो उठता है उसको कंपोज किया जाता है। आज हम लोग उसके लिए सोच रहे हैं कि हम लोग भी कंपोज ग्राउंड बनाएं। कंपोज का जो मशीनें हैं उसका हम लोग बजट में भी रखा है, उसको हम लोग पास किए हैं, वो हम लोग कंपोज करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग पॉइंट मिलेगा। डोर टू डोर कचरा उठाने का प्रावधान हम लोग करेंगे। एक नीली डस्टबिन है, एक ब्लू डस्टबिन है, हरी और नीली 2 रंगी डस्टबिन आएगी, एक में सूखा कचरा एक में गीला कचरा रहेगा। डोर टू डोर जाकर कचरा उठाएगा। हमारे नगर निगम में प्रसाधन ये जो वाहन है वो थोड़ी कमी है, उसका हम लोग ने लेने के लिए हम लोग ने प्रस्ताव रखा है, हम लोग प्रस्ताव के हिसाब से पास हुआ है, उसको हम लोग खरीदेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग में साइंस फॉर द पीपल एंड पीपल फॉर द साइंस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान WIT के निदेशक प्रोफेसर निहाल ने साइंस के इतिहास और मुख्य वैज्ञानिकों के बारे में बहुत ही रोचक तरीके से बताया। इस दौरान कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। Sitting in front, Professor I.M. Mishra, my teacher, Professor S.K. Chaudhary, Professor Agrawal, then Professor Manishwar, Dr. K.K. Sahu, and all those sitting here. I may be missing names. Let me first thank profusely for giving me this opportunity to share some of my thoughts with you all here on this historic day that we call National Science Day. Rightly already explained by Professor Sheila that way back on 28th February 1928, when actually this discovery of light scattering, it was reported, and for which Chandrasekhar Venkat Raman, he was awarded with Nobel Prize in Physics 2 years later, that is in 1930. So there were two historical marks that were made that time. First, he was the first Asian non-white to have won Nobel Prize in hardcore science, that is in physics. He was the second Indian, the first one being Gurudev Rabindranath Tagore for his epic
Gitanjali in 1913 in literature. And the second history that was made that time was that something which was reported discovered in 1928 within 2 years' time is considered for Nobel Prize. Itself it is a history. Because normally if you look back, you will find that people report something, then it takes quite a long time, 5, 10, 15, 20, 30, 35 years before it comes to that level of recognition. And it is considered for a prize like Nobel Prize. In 1986 actually, it was decided by the Government of India to consider this day, 28 February, to be commemorated as the National Science Day. And from 1987, it became an official day. In 1999, first time, the trend of choosing a theme for the year. ये असल में आज 28 तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई थी और इस कड़ी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से विश्वविद्यालय को एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पत्र में आज का एक थीम दिया गया था, विज्ञान के लिए लोग और लोग के लिए विज्ञान। इस विषय पर आज कई कार्यक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित किए जा रहे हैं। अभी 11 बजे से 1 बजे तक स्नातकोत्तर गणित विभाग में इस पर एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कुल सचिव कर्नल निशित कुमार राय जी थे। और अभी 1:30 बजे से स्नातकोत्तर बॉटनी विभाग में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर एम निहाल, डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। आज ये बृहद जानकारी इसके बारे में दे रहे हैं कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या उपयोगिता है। सबसे बड़ी बात है कि विज्ञान का उपयोग हम लोग सभी लोग दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन हमें ये अभी तक नहीं पता है कि लोगों के लिए विज्ञान है या विज्ञान के लिए लोग हैं। तो वस्तुतः आज इसके बारे में मुख्य वक्ता बताएंगे। अभी स्नातकोत्तर गणित विभाग में जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में माननीय कुल सचिव महोदय ने कहा कि अपने इस साइंस का प्रयोग दैनिक जीवन में करके कैसे जीवन स्तर ऊंचा उठे और लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो। विज्ञान का सही उपयोग तभी हो पाएगा जब हर चेहरे पर मुस्कान होगा, हर नागरिक सुखी और संपन्न होंगे। और अभी माननीय निदेशक WIT जो अपनी बात रख रहे हैं, उसी दिशा में छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए और एक विश्वविद्यालय को एक सही दिशा में ले जाने के लिए हम लोग विज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्या नाम हुआ? मैं डॉक्टर NK अग्रवाल, स्नातकोत्तर गणित विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर हूँ, लोक सूचना पदाधिकारी भी हूँ और यहाँ इसी कार्यक्रम में। विद्या विश्वविद्यालय के PG जंतु विज्ञान विभाग में 1 वर्षीय PG डिप्लोमा इन जीरोथेटिक केयर पाठ्यक्रम की शुरुआत को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पाठ्यक्रम की शुरुआत जुलाई 2019 से होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटोलॉजी जीरियाट्रिक्स LNMU का जो नया विभाग है, जो बुजुर्गों पर आधारित पाठ्यक्रम का संचालन करता है और बुजुर्गों कल्याण के लिए कई योजनाओं पर कार्य करता है, उसकी गतिविधियों के बारे में और भावी योजनाओं के बारे में अवगत कराने हेतु ही आज यह प्रेस मीट बुलाई गई है। आप सबों को हम यह जानकारी देना चाहेंगे कि 2015 में इसकी स्थापना हुई और वर्तमान में 6 माह का एक पाठ्यक्रम जरा प्रौद्योगिकी हम संचालन कर रहे हैं, जिसकी पहले सत्र जुलाई 18 का समापन आज हो रहा है और आगामी सत्र जनवरी 19 में छात्रों के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आगामी 5 मार्च 2019 तक हम आवेदन प्राप्त करेंगे और उसके वर्ग संचालन की प्रस्तावित तिथि 14 मार्च 2019 है। इस तरह के पाठ्यक्रम को लेने का उद्देश्य यह है कि हम छात्रों में जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि बुढ़ापा कहीं से टपक के नहीं आता, हम ही बूढ़े होते हैं और जीवन के विभिन्न चरणों में जो हमारी आदतें हैं, खान पान हैं, उसका प्रभाव हमारे वृद्ध जीवन पड़ता है। तो प्रधान केंद्र बूढ़ों के जीवन को बेहतर बनाना, उनके
क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना है, परंतु इसका सबसे महत्वपूर्ण अंश है युवा वर्ग, जो प्रतिसेवी के रूप में कार्य करने के लिए आगे आएंगे, अपने माता पिता की अच्छी सेवा कर पाएंगे। इस कड़ी में हमने इस पहले पाठ्यक्रम को संचालित किया है। आगामी जुलाई 2019 के सत्र से हम पीजी डिप्लोमा इन जेरिएट्रिक केयर का पाठन करने की योजना के साथ खड़े हैं, चूँकि उसके संशोधित नियमावली और पाठ्यक्रम को महामहिम के पास भेजा गया था। उनके यहाँ से कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके अनुकूल पाठ्यक्रम को 8 पत्रों का बनाते हुए हम पुनः उन्हें भेज रहे हैं ताकि उसका अनुमोदन प्राप्त हो और हम उस पाठ्यक्रम को यहाँ कर सकें, जो 2 सेमेस्टर के पाठ्यक्रम होंगे। दरअसल छात्रों तक यह संवाद जाना आवश्यक है, अभिभावकों के पास यह संवाद जाना आवश्यक है कि यह जो आईसीडी विभाग है वह अन्य विभागों से भिन्न है। यहाँ मानवीय मूल्य और हम संवेदना बुजुर्गों के प्रति कितना रखते हैं, उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, उनके प्रति हमारा आदर भाव कैसा है, इन सब गुणों को हम विकसित करते हुए उनमें वो गुण बताते हैं कि आप कैसे बुजुर्गों की तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं, उनका कैसे व्यवहार कर सकते हैं। यह संस्था इस उद्देश्य के साथ खड़ी है। मैं आप लोगों को आज इस वजह से आमंत्रित कर रहा था कि आपको यह बता दूं कि हमारे कार्यक्रम में बुजुर्ग परामर्श भी एक कार्यक्रम है, जिसमें मैं आपके माध्यम से अपने समाज के बुजुर्गों से उनकी समस्याओं का आमंत्रण चाहता हूँ। वो समस्याएं भेजें पत्र के माध्यम से या आकर हम अपने विभाग के स्तर से उनका सम्यक सुझाव प्रदान करेंगे ताकि उसका लाभ उनको प्राप्त हो सके। हम इसके साथ साथ यह भी बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक डे केयर सेंटर का कंसेप्ट स्वीकृत हो चुका है, अनुमोदित हो चुका है सिंडिकेट से, जिसके तहत हम एक समय में 9 बुजुर्गों को अपने यहाँ प्रत्येक कार्य दिवस में आमंत्रित करेंगे। यहाँ वो बैठेंगे और उनके आपस में मेल जोल से जो एकाकीपन उनके परिवार में उनको दिख रहा है वो दूर होगा। वो यहाँ एक साथ होंगे, बैठेंगे तो उनकी साझी बातें होंगी और उनके वार्तालाप, उनके अनुभव का लाभ हमारे छात्र प्राप्त कर सकते हैं। इस डे केयर सेंटर की संकल्पना हमने काफ़ी पहले बनाई थी और उसको क्रियारूप में हम दे रहे हैं। उनके उस प्रकार के चयन के लिए हमने यह तय किया है कि उनके आवेदन, उनकी इच्छा को हम सर्वोपरि प्राथमिकता के तौर पर 9 व्यक्तियों का चयन करेंगे। एक साधारण 300 रुपये का हमने पंजीयन शुल्क रखा है जो उनको देय होगा और उनको यहाँ 3 घंटे की बैठने की सुविधा होगी। यह डे केयर सेंटर की संकल्पना इसी उद्देश्य से की गई है कि परिवार में जब बुजुर्ग अकेले होते हैं तो वह उदासीन होते हैं और वहाँ अगर आएंगे तो हम लोगों से मिलेंगे तो उनकी एक कह सकते हैं कि सहभागिता होगी और वो बिल्कुल समाज से जुड़ पाएंगे और हम चाहेंगे कि उनको यह लाभ उनको दे सकें। यह विभाग एक और उद्देश्य के साथ खड़ा है कि हम अपने जो फिजियोथेरेपी के हमारे अप्लायंसेज हैं उसका व्यापक वो बढ़ाना चाहते हैं और हमारी योजना है कि हम कम से कम विश्वविद्यालय के जो कर्मी हैं उनके माता पिता या समाज के और भी जो लाभुक व्यक्ति हैं उनको हम यहाँ बुलाएं और बाज़ार से कम दर पर, बस कह सकते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस के दर पर उनको हम सुविधाएं दें, उनके टेस्ट की, उनके बोन डेंसिटी की सुविधा दें, उनको फिजियोथेरेपी के इंस्ट्रूमेंट्स पर हम सुविधा दें। और हमने यह भी कार्य रूप लिया है कि हमारे द्वारा जो हेल्थ कार्ड हम इशू करेंगे बुजुर्गों को, उससे उनको विभिन्न चिकित्सकों के यहाँ उनके सारे परीक्षण में रियायतें मिलेंगी। और इस तरह के कार्यकलाप के लिए हम डॉक्टर ए के गुप्ता के साथ मिले हुए हैं, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रकाश से मिले हुए हैं और सब लोगों ने सहमति दी है कि आप इस तरह की योजना बनाएं और हम आपके द्वारा अनुशंसित वृद्धों को हम कम कीमत पर उनको हम ये सुविधाएं मुहैया करेंगे। उनके मेडिकल टेस्ट में उनको जांच लैब्स में पैसे कम लगेंगे। तो यह हमारा प्रयास है कि इस पूरे मिथिलांचल में जो भी बुज़ुर्ग हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है वो हम करें। और हम इस बात को जानते हैं कि हमारा जो विषय है वह बहुआयामी है, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, ये सब उसके विभिन्न पहलू हैं और इसलिए इसमें विभिन्न विषयों के छात्रों का नामांकन होता है। हमारे बीच गृह विज्ञान की अध्यक्षा हैं और यह भी इसमें काफ़ी अभिरुचि रखती हैं। हम लोगों ने पिछले दिन एक सेमिनार किया जिसमें गृह विज्ञान विभाग के साथ जुड़कर ही एक नेशनल सेमिनार किया था और आगे भी 2020 के फरवरी में एक और बृहद सेमिनार की योजना है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि आपके माध्यम से समाज का अभिभावक और बुजुर्ग और छात्र इस तरह के अनोखे पाठ्यक्रम को बेहतर जान पाएंगे और उनकी अभिरुचि इसमें आएगी ताकि यह समाज से जुड़ने, समाज के युवा और वृद्ध को एक साथ लाने और उनके बीच जो एक संवादहीनता है उसको फिर से स्थापित करने के लिए एक संकल्प है। यह विभाग और आगे बढ़े तो हमारी सहूलियतें बढ़ेंगी,
लेकिन हम कई तरह की योजनाओं के साथ अभी कार्य कर रहे हैं। मेरी मंशा थी कि आप सब तक यह बात पहुँचे कि हम इस आईजी विभाग को किस प्रकार से संचालित कर रहे हैं और हम क्या योजनाओं के साथ खड़े हैं, यह उद्देश्य पाया था और मैंने इस तरह की बातें आपके सामने रखी हैं। और अगर आप कोई जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं, एक प्रश्न है कि यहाँ से डिग्री लेने के बाद छात्रों को एक कैरियर की दृष्टिकोण से आगे क्या क्या संभावना है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम यह जानते हैं कि जो छात्र मुख्य पाठ्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो पीजी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनका तो वहाँ एक निर्धारित लक्ष्य है। लेकिन इस छोटे पाठ्यक्रमों को करने से उनके अंदर जो योग्यता बन पा रही है, इसका भी रोजगार में उपयोग है। हमारे छात्रों को आज हर जिले में एक वृद्धाश्रम खुल रहा है और वृद्धाश्रम में वृद्ध सेवी के रूप में यही छात्र चुने जाएंगे। समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो भी पद दिए जाते हैं उसमें जेरिएट्रिक केयर पाठ्यक्रम को ही प्राथमिकता दी जा रही है। हम इस दरभंगा जिले में बहुत जल्द सभी थानों में एक वरिष्ठ नागरिक कोषांग की योजना है, जिस कोषांग में हमारे ये छात्र जो इस तरह के पाठ्यक्रम के साथ आए हैं उनकी नियुक्ति होगी और विकास वैभव एसएसपी महोदय के द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। इसको और भी विकसित करना है। हम एक संकल्पना के साथ आईजी खड़ी हुई है, हमने और मैडम ने इसको तय किया है कि हम सरकार से मांग करें कि बुजुर्ग मित्र का संकल्प लें। तो भविष्य बाबू जो यहाँ के निदेशक हैं इस चैरिटी विभाग के, तो उन्होंने बहुत सारे कुछ मतलब स्पष्ट कर दिया है। हमारे विभाग से भी छात्राएं आती हैं यहाँ एडमिशन लेने के लिए। चूँकि मेरे विभाग में न्यूट्रिशन से संबंधित मतलब ये होता है, पढ़ाई होती है, तो बुज़ुर्गों में मतलब जो एज बढ़ता है तो थोड़ा न्यूट्रिशन का भी ध्यान दिया जाता है। इसे लेकर के थोड़ी सी छात्राएं आती हैं या हमारे टीचर भी आते हैं यहाँ क्लास लेने के लिए। तो सर ने बहुत अच्छे तरह से किया है कि हमारे समाज में अभी आजकल हमारे परिवार में भी हम देखते हैं कि बुज़ुर्गों की मतलब संवादहीनता जो इन्होंने कहा है वो सच में क्या है कि सभी वर्किंग होते हैं, बहू भी है, बेटा भी है, हर आदमी बाहर चला जाता है, हर घर में अकेले बुजुर्ग रह जाते हैं। या तो गांव में हम देखते हैं तो वहाँ भी सारे उनके बेटा बेटी सब बाहर चले जाते हैं, वे अकेले रह जाते हैं, तो थोड़ा वो अकेलापन फील करते हैं और वो समझते हैं कि अब हमारा जीवन जो है वो एकदम निर्देश हो गया है और बेकार हम हैं। तो इसको थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए, इसको ये करने के लिए इन्होंने इसका जो ये किया है शुरुआत, वो बहुत ही एक अच्छा ये है कि इसके द्वारा मतलब लोगों में जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आएंगे या वो गृहिणी हों या कोई छात्राएँ हों, तो उनमें ये भावना होगी कि हम कैसे उनका देखभाल करें, कैसे मतलब अगर सर ने ये जो कहा है कि 9 आदमी का बुजुर्ग का यहाँ माने ये इनका एडमिशन होगा, वो आ सकते हैं, दिन भर रह सकते हैं, ये भी इनका बहुत ही अच्छा है। इसके लिए आपका शुभ नाम? जी मेरा डॉक्टर निर्मला झा, होम साइंस की मैं HOD हूँ। स्थानीय MLSM कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग में ISAC एवं एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स की ओर से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। समारोह के दौरान क्विज प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। आज हम लोग यहाँ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किए हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज ही की तारीख 28 फरवरी को 1928 में CV रमन ने अपने ही देश में प्रयोग करके जो आविष्कार किया था, उसी आविष्कार के लिए 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। CV रमन भारत के एकमात्र वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत में रहकर भारत में काम करके नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इसलिए इस दिन को पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार भारत सरकार ने एक थीम दिया है, पीपल फॉर द साइंस एंड साइंस फॉर द पीपल। उसी थीम पर हम लोग समारोह का आयोजन कर रहे हैं। आज हम लोग छात्रों के लिए भी 3 प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं। इसमें एक निबंध प्रतियोगिता है, एक भाषण प्रतियोगिता है और एक क्विज है।
इसमें जो बच्चे अच्छे करेंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही अगर कोई बच्चा कुछ नया नवोन्मेषी विचार प्रस्तुत करता है तो उस विचार को हम भेजेंगे यहाँ से महामहिम कुलाधिपति के पास और कुलाधिपति उसे भेजेंगे भारत सरकार के पास। अगर वो विचार सरकार को अच्छा लगेगा तो बच्चों को आगे बुलाया जाएगा, उसको डिसीजन किया जाएगा और उसको भारत के अगले प्लानिंग में शामिल किया जाएगा। कौन कौन लोग भाग लिए हैं? अभी हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं WIT के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्र जी, मिल्लत कॉलेज के फिजिक्स के विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेश मिश्रा जी और हमारे कॉलेज के शिक्षक भी यहाँ पर। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक की ओर से दरभंगा टावर पर वीर कमांडर अभिनंदन वर्धमान की सकुशल वापसी के लिए दुआ की। इस दौरान पार्टी के कई मुस्लिम कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम सभी दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जो वहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तानी सल्तनत के कब्जे में है, तो हम लोग आज यहाँ पर उनके लिए दुआ कर रहे हैं। हिंदू भाई यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, मुसलमान भाई यहाँ दुआ कर रहे हैं कि वो सकुशल सही सलामत अपने परिवार के पास वापस आ जाए, भारत में वापस आ जाए। पर अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार को रैलियों से फुर्सत नहीं मिल रही है, वो रैली करने में व्यस्त है। एक तरफ हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने टोटल रैलियों को ख़त्म कर दिया। टोटल रैली जो उन्होंने कहा कि कोई भी हमारा रैली और प्रचार का काम नहीं चलेगा, और हमारे मोदी जी को रैलियों से फुर्सत नहीं मिल रही है। अफसोस की बात यह है कि आज एक जवान जो आज उस पाकिस्तान के गिरफ्त में है, उसके परिवार की क्या हालत है, ये मोदी जी नहीं समझ सकते हैं। उनको कम से कम इस मामले में संज्ञान लेनी चाहिए, चाहे जिस अथॉरिटी से हो, चाहे लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे आक्रमण करना पड़े, लेकिन हमारे जवान को वापस लाने का काम करना चाहिए। लेकिन उनको रैलियों से वोट मांगने से फुर्सत नहीं मिल रही है। अभी भी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आप लोगों ने मीडिया में मैंने वो देखा कि कमल दीप जलाया गया। शहीदों का अपमान करने की साजिश ये लोग बार बार कर रहे हैं, उनके नाम पर राजनीति करने की साजिश कर रहे हैं। सिंपल एक दीप जलाने की जगह पर वो कमल के ऊपर दीप जला रहे हैं, जो कि एक गलत बात है। यहाँ देश में शहादत हुई है, शहीद हुए हैं, उनकी शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आज हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, ऊपर बैठे भगवान खुदा सबसे हम लोगों की यही दुआ है, प्रार्थना है कि हमारे जो जवान वहाँ हैं वो सही सलामत अपने परिवार के पास वापस आ जाएं। आदमी मिलके अभी दरभंगा जिला अल्पसंख्यक सेल के हमारे साथी लोगों के द्वारा, दरभंगा कमेटी के द्वारा, उनके अभिनंदन जी जो हमारे पायलट जो विंग कमांडर गिरफ्तार होके अभी पाकिस्तान में है, बंधक बना के रखा गया है, उनके लिए सारा देश चिंतित है कि किस तरह वो वापस आए। सही बात कहे जो वर्तमान सरकार, भारत सरकार इतनी संवेदनहीन है, जो इस गंभीर मसले को भी पुलवामा आतंकी के खून के सने हुए कपड़े लेकर मंच सजा के वोट की फसल उपजा रहे हैं। लेकिन उनका अतीत इतना ही दागदार है। भारत देश के आज़ादी में इनके जो वीर सावरकर थे, इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए पिस्तौल खरीद में 6,000 रुपये बेईमानी किए। एक पिस्तौल से लड़ते लड़ते आज़ाद जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए। इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी 1942 में 5 आदमी के साथ गिरफ्तार हुए थे, ग्वालियर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 542 में। और अटल बिहारी वाजपेयी जी वायदा माफी सरकारी गवाह बनकर 4 देशभक्तों को सजा दिलवाए थे। तो यह कहते हैं देश को झुकने नहीं देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लोग सदा से देश को डुबाया है, देश को झुकाया है। आज भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह
देश में एक बहुत बड़ी आतंकी फैक्ट्री चला रहे हैं, जिस विश्वविद्यालय के आतंकी विश्वविद्यालय के डीन और विभागाध्यक्ष यह चंगू मंगू नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी है। आज हम लोग यहाँ दरभंगा टावर चौक पे जमा हुए हैं हमारे जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन जी के लिए दुआ करने के लिए, और जो पुलवामा में जो कायराना हमला किया गया था हमारे जवानों के ऊपर, उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घुसकर जो हमारे विंग कमांडर जाबाज अभिनंदन जी ने जो बदला लिया और लौटने के क्रम में जो दुर्घटना हुई और उनको अरेस्ट किया गया, उसके विरोध में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी को रिहा कराया जाए, और अगर सरकार से नहीं होता है तो हमें वो पावर दिया जाए कि हम कांग्रेस कमेटी के लोग बॉर्डर पर जाकर अपने जाबाज नौजवानों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दें, और अपने जो जाबाज विंग कमांडर है अभिनंदन जी, उसको वापस लाने का हौसला और मादा भी रखते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग अपील करते हैं 56 इंच के सीना वाले हमारे प्रधानमंत्री को कि अगर उनसे नहीं होता है तो कोई ठोस कदम उठाए, और नहीं होता है तो हम लोग को ये मौका दिया जाए। आपका नाम? जियाउर रहमान, अल्पसंख्यक विभाग, जिला कांग्रेस कमेटी। डीएमसीएच कैंपस प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की ओर से 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक संजय श्रावगी ने दीप प्रज्वलित कर किया। वो हमारे सेंटर पे प्रैक्टिकल की भी व्यवस्था है, पूरी प्रैक्टिकल का हर तरह के जो भी मेरे ट्रेड हैं, सारे ट्रेड में उनको प्रैक्टिकल से लेकर के थ्योरी भी पढ़ाया जाता है। इसमें हम 3 से 4 महीने का ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनको प्लेसमेंट कराने की भी व्यवस्था हमारे सेंटर के द्वारा होता है। किसी प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए पहले तो परिश्रम की ज़रूरत ही पड़ता है, क्योंकि एकाएक कोई आसमान नहीं छू सकता है। जब हम भी कभी थे तो हमने भी पहले पौधान से ही शुरू किया था, और आज काफ़ी मैं ऊपर तक पहुंच गया हूं। तो कहीं रोजगार पाने के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, और उसके बाद उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जो भी पोटेंशियल उनमें होगा उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि एक ही पद पे जाने वाले बच्चों को किसी को 10,000 भी मिलता है, कोई 20,000 भी मिलता है, किसी को 25,000 भी मिलता है। तो वो बच्चे के पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चे किस तरह के। जी, ये एक्चुअल एनएसडीसी का प्रोग्राम है, हमारे विजन इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ही मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे जिला दरभंगा पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी से जितने बच्चे आ सके हैं, हम लोगों ने उसका पूरा प्रचार प्रसार करवाया है, और सारे बच्चों को रोजगार देने की मुहिम को रखा है। मिनिमम 300 बच्चों को तो हम लेंगे ही लेंगे, ऐसे जितने अधिक से अधिक बच्चे सिलेक्ट हों, क्योंकि कंपनियों के पास बच्चे की तो काफ़ी ज़रूरत है, हमें बच्चे नहीं मिलते हैं। और कंपनी में बहुत ऐसे पद हैं, जैसे HR वालों की नौकरी चली जाती है क्योंकि वो सही बच्चे दे नहीं पाते हैं। तो मेन है कि प्रशिक्षित बच्चों की कमी है दुनिया में, जॉब की कमी नहीं है, जॉब बहुत है, लेकिन उस लायक हमें बच्चे नहीं मिल पाते। हम लोग यहाँ पे रोज़गार प्राप्त करने के लिए आए हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ रोज़गार मेला लगाया गया है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पे अपना इंटरव्यू, जिस क्षेत्र में हम लोगों को, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, किसी भी कंपनी के द्वारा हम लोगों को वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जाएंगे, हम लोग उस क्षेत्र में अपना इंटरव्यू देंगे, जिसके दौरान हम लोगों का यहाँ पे चयन होगा। उसके बाद हम लोगों को जिस भी कंपनी में, अच्छे से अच्छे कंपनी में प्रोवाइड किया जाएगा जॉब, तो हम लोग वहाँ पे जाके अपना विश्वास मनाते हैं कि हम लोग का यहाँ पे सिलेक्शन हो और हम लोग जॉब के लिए आगे जाएं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की ओर से यहाँ रोजगार मेला लगाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं हमारा नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो, इस देश को आगे बढ़ाने में यंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा नौजवान आगे बढ़े। और उनका ये भी कहना है हमारा नौजवान जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बने, और लेकिन रोजगार अपने पैरों पर खड़ा हो। इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का मॉडल सेंटर हर जिले में, वहाँ सैकड़ों लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, निःशुल्क ट्रेनिंग। और आज रोजगार मेला लगा है, और रोजगार मेला में केवल मेला लग जाने से नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया है कि जो भी PMKK के माध्यम से रोजगार मेला लगेगा, 300 लोगों को रोजगार देना होगा। केवल रोजगार नहीं देना होगा, उनका सैलरी शीट भेजना होगा, और केवल सैलरी शीट नहीं भेजना होगा,
बैंक स्टेटमेंट भी 3 महीने का उनको भेजना होगा। इसलिए आज का नौजवान आगे बढ़े, अपने जीवन के लक्ष्य पर बढ़े और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नौजवानों की चिंता कर रहे हैं, गरीबों की चिंता कर रहे हैं, सभी समाज के सभी क्षेत्र में चिंता कर रहे हैं कि हमारा नौजवान देश का भविष्य निर्माता बने, भविष्य निर्धारण बने। और इस रोजगार मेला के अवसर पर जो ये सैकड़ों नौजवान आए हैं उनको रोजगार की व्यवस्था की जाएगी और जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पर फिर 4 महीना ट्रेनिंग दिया जाएगा और फिर 4 महीने के बाद फिर इनको नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। ऐसी व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। आज की खबरें भी यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।